हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव, मैथ्स विद पवन राव यूट्यूब चैनल पर आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ पिरामिड के बारे में। एक आसान सा छोटा सा पॉइंट पिरामिड, अगर आप लोग इसका बेसिक अच्छे से समझ गए तो मान लीजिए क्वेश्चन आप लोगों का 8, 10, 12, 15 सेकंड का भी नहीं है। और अगर आप लोग नहीं समझ पाए इसका बेसिक तो थोड़ी आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। तो हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं पिरामिड या पिरामिड के बारे में। सबसे पहली बात कि पिरामिड होता क्या है, हमें सबसे पहला जो पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि पिरामिड होता क्या है। देखो, ऐसी कोई भी आकृति जिसका ये 3D का डायग्राम है, ये आप लोगों को पता होगा। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। 2D और 3D के बारे में मैंने आपको बताया था। 3D का डायग्राम है ये। अगर आपके पास कोई भी ऐसी आकृति जिसके नीचे एक बेस होगा, नीचे एक तो बेस होगा और ऊपर जितने भी फलक या फेस ट्रायंगल जैसे अगर हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे पिरामिड। पिरामिड ऐसी कोई भी आकृति जिसके नीचे एक बेस होगा और ऊपर जितनी भी जो फलक हैं उसके जो फेस हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए तभी तो हम लोग समझ पाएंगे। इसको मैं अच्छे से समझा दूंगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़ा सा आप लोग 3D में सोचना जिससे आप लोग आसानी से समझ पाओ। कैसे, क्या बोला है मैंने, एक बेस होना चाहिए इस प्रकार से। ये ट्रायंगल है AB और C, एक तो बेस होना चाहिए और ऊपर जितनी भी फलक या जितने भी फेस एक ट्रायंगल जैसे हैं, ये अपने पास 3D की आकृति है इस प्रकार से। इसको हम लोग बोलते हैं पिरामिड। ऐसा किस प्रकार से, अगर 2D में आप लोग देखोगे इस प्रकार से A, B और C, और यहाँ पर अपने पास इसकी हाइट है, ये मार्कर जैसे हाइट आकर मिलेगी इसके बीच में, यहाँ पर ये इसकी हाइट h है मान लीजिए, तो अपने पास ये हाइट इसकी यहाँ पर h है। और अगर हम लोग E से A को, इस पॉइंट से A को, E से B को और E से अगर C को मिला दें तो ये एक अपने पास पिरामिड बनेगा। एक अपने पास पिरामिड जिसका बेस एक ट्रायंगल है। ऐसा भी हो सकता है, पिरामिड का मतलब मैंने समझाया एक बेस होगा, जरूरी नहीं बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल ही हो या कोई सा भी स्केलन ट्रायंगल हो, बेस कुछ भी हो सकता है। ऐसी भी आकृति आ सकती है। ये भी एक टाइप का पिरामिड ही है कि बेस एक स्क्वायर हो। बेस अगर अपने पास एक स्क्वायर होगा, यहाँ पर इस प्रकार से मान लीजिए A, B, C और D, ये एक स्क्वायर है और यहाँ पर इसके हाइट यहाँ पर आकर मिलेगी इस प्रकार से, जहाँ दोनों डायगोनल से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इस पॉइंट से यहाँ पर इसको मिला दिया जाए, इस पॉइंट से इसको मिला दिया जाए, इस पॉइंट से इसको मिला दिया जाए और इस पॉइंट से इसको अगर मिला दिया जाए तो ये अपने पास एक पिरामिड बनेगा जिसका बेस एक स्क्वायर है। ध्यान रखना, पिरामिड ऐसी कोई भी आकृति हो सकती है, उसका बेस एक रेक्टेंगल भी हो सकता है। एक तो बेस होगा और बाकी जितनी भी फलक देखो, EAB देख लो, EBC देख लो, EDC देख लो या EDA देख लो, ये अपने पास ट्रायंगल जैसी होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि बेस एक रेक्टेंगल हो। सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि पिरामिड होता क्या है। ऐसा भी हो सकता है ये अपने पास L हो, ये अपने पास B हो और ये अपने पास एक पिरामिड, ये अपने पास पॉइंट E है। यहाँ से E से इस रेक्टेंगल जो बेस है A, B, C और D, इसको हम लोग बोलते हैं EAB। इसका एक फेस ऊपर वाला जो ट्रायंगल जैसा है, एक इधर वाला है EBC, ऐसे ही पीछे की तरफ है। आप लोगों को अगर मैं अच्छे से समझाना चाहूँ, वापस अगर बताऊँ, तो अपने पास एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, अगर बेस अपने पास अच्छा क्वेश्चन अगर आया है SSC में तो बेस या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल देगा, समबाहु त्रिभुज देगा, या अपने पास स्क्वायर दे सकता है, या अपने पास हेक्सागन दे सकता है। इसको भी हम लोग पिरामिड ही बोलेंगे। ओनली मैं बेस बना रहा हूँ, ओनली मैं बेस बनाऊँ इस प्रकार से A, B, C, D, E और F, ये एक हेक्सागन है। इसके यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से इस पॉइंट को O मान लीजिए और यहाँ से यहाँ तक ये मान लो इसकी हाइट है, और ये ऊपर वाला मार्कर का जो ऊपर वाला पॉइंट है ये E है। E से D को, E से C को, E से B को ऐसे मिला दिया जाए तो ये अपने पास एक पिरामिड बन जाएगा। तो बेस कुछ भी हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, ऑक्टागन हो सकता है, डेकागन हो सकता है, 6 भुजों वाली आकृति, 8 भुजों वाली आकृति, रेक्टेंगल, बेस कुछ भी हो सकता है। ये आप लोग ध्यान रखना। लेकिन एसएससी कभी भी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा तो बेस या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आ सकता है, या स्क्वायर आ सकता है, या हेक्सागन आ सकता है, या अपने पास रेक्टेंगल आ सकता है। 4 ही बेस आएंगे अगर अच्छा क्वेश्चन बनाया तो। बाकी बेस तो पेंटागन भी आ सकता है, लेकिन ऐसी कोई आकृति अगर आ गई इसका मतलब मान लेना वो क्वेश्चन एकदम आसान होगा। ध्यान दीजिए।
अब आप लोग कोशिश करना समझने की, और अब हम लोग थोड़ा मैंने बेसिक आपको बताया, थोड़ा आइडिया दिया इसके बारे में, अब आपको थोड़ा सा सही नॉलेज होगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ए बी और सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब मैं यहाँ से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें की शुरुआत कर रहा हूँ। पहले थोड़ा सा इंट्रो किया इसके बारे में, अब मैं थोड़ा बेसिक आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना। ये अपने पास ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ध्यान रखना ई से ए तक, ई से बी तक और ई से सी तक जो होती है वो उसकी होती है स्लांट एज। और ये जो यहाँ से इसके मिड पॉइंट पर, यहाँ से इसके मिड पॉइंट पर आकर मिले, इसके फॉर्मूले क्या होंगे वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, उसके आप टेंशन मत लेना, इसका बेसिक समझिए। जब तक पिरामिड का बेसिक आप लोग नहीं समझोगे, ध्यान रखना क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो इसका आप लोग बेसिक समझने की कोशिश करना। ये अपने पास जो मिड पॉइंट पर आकर मिले, बेस में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर लेकर चलो, ये जो अपने पास मिड पॉइंट पर अगर आकर मिले तो इसको बोलते हैं इसकी स्लांट एज। और ये जो बीच में अपने पास, जिसको अगर हम लोग रेड मार्कर से अगर देखें, ये बीच में अगर आकर मिले ऊपर से, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हुआ तो ये हमेशा और हमेशा इसके ग्रेविटी सेंटर जी पर आकर मिलेगा। सबसे पहले आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, बेस अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ तो। नेक्स्ट लेसन में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि बेस अगर स्क्वायर होगा तो कैसे बनेगा, फिर बेस हेक्सागन हुआ तो कैसे बनेगा, और फिर बेस रेक्टेंगल होगा तो अपने पास पिरामिड कैसे बनेगा, वो चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन पहले सबसे इन चार में से भी जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन बनता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बनता है। तो मैं कुछ बेसिक समझाता हूँ आप लोगों को, और फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ ताकि आपकी थ्योरी क्लियर हो। ध्यान रखना, ई से ए तक, ई से बी, ई से ए तक, ई से बी तक और ई से सी तक, ये अपने पास है इसकी स्लांट एज। मैं कंप्लीट आपको पूरा बेसिक के साथ समझा रहा हूँ, सब कुछ क्या होता है एकदम शुरुआत कर रहा हूँ जीरो से। हिंदी और इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं दोनों लैंग्वेज में साथ लेकर चलूँगा। इसको बोलते हैं तीनों को, ई से ए तक, ई से बी तक या ई से सी तक, इसको बोलते हैं हम लोग स्लांट एज। और ये जो यहाँ से इसके मिड पॉइंट पर, इसके मिड पॉइंट पर या उसके मिड पॉइंट पर जो जाकर मिले, इसको बोलते हैं हम लोग इसकी स्लांट हाइट। ये जो ब्लू कलर में है ये है इसकी स्लांट हाइट। तिर्यक या तिरछी बात एक ही है, ध्यान रखना, तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। और ये जो मेन रेड कलर में है, जो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हुआ तो नीचे यहां पर आकर मिलेगी ये जी पर, और ये है इसकी मेन हाइट। साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते चलना, क्योंकि इस टाइप से ना तो आपको किसी बुक में मिलेगा और ना ही किसी आप लोगों को नोट्स में मिलेगा। जिस टाइप से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, किसी भी बुक में या किसी भी नोट्स में इतना डीप से नहीं मिलेगा। तो आप लोग साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलना। देखिए मैं फिर से एक पॉइंट समझा रहा हूँ, मैंने कहा है मैं थोड़ा सा स्लो चलूँगा, लेकिन फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ये ट्रायंगल है ए बी और सी, ये इसका ग्रेविटी सेंटर है जी, और यहाँ से इस प्रकार से ई से ए तक, ये पॉइंट ई है ऊपर वाला, 3D में अगर देखोगे तो ई से ए तक, ई से बी तक और ई से सी तक इसकी स्लांट एज अपने पास स्लांट एज हैं, तिर्यक कोर हैं। ये इसके मिड पॉइंट पर, इसके मिड पॉइंट पर या इधर वाले के मिड पॉइंट पर अगर आकर मिले तो ये है इसकी स्लांट हाइट। और ये जो रेड कलर में डायरेक्ट आपको ई से जी तक दिखाई दे रहा है, ये है इसकी मेन हाइट। अगर मैं और अच्छे शब्दों में और सही तरीके से अगर बनाना चाहूँ तो आप लोग जिस भी रूम में रह रहे हो, जहाँ पर रह रहे हो, जिस भी रूम में रह रहे हो, वो एक स्क्वायर जैसा होगा, और उसका जो फैन है वो ऊपर कहीं पर बीच में लगा हुआ होगा। तो ये जो फर्श के चार कोने हैं, फर्श के जो चार, क्योंकि इसको 3D में आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप लोग इसके क्वेश्चंस के अप्रोच कर पाओगे। अच्छे से अगर आपके पिक्चर नहीं बनेगी तो फिर इसमें जो अच्छा क्वेश्चन, अगर एक लेवल का क्वेश्चन आया, उसमें आप लोग अप्रोच नहीं लगा पाओगे। और ध्यान रखना, पिरामिड थोड़ा आसान, प्रिज्म एकदम आसान है, जैसा मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। पिरामिड थोड़ा सा आपके लिए आसान नहीं रहेगा। पहले एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, दूसरा वीडियो में क्वेश्चंस कराऊंगा, तीसरे में अच्छे से समझ में आना शुरू होगा। तो वीडियो को आप लोग 2-3 बार देखना। जिस भी रूम में आप लोग रह रहे हो, उसका फर्श अगर एक स्क्वायर जैसा है वो रूम, उसके फर्श के जो चार कोने हैं, उन चारों कोनों से एक एक रस्सी अगर फैन पर बांध दी जाए
तो ये जो 4 रस्सियाँ होंगी फैन से चारों कोनों पर, इसको बोलेंगे हम लोग स्लांट एज। जैसे यहाँ ट्रायंगल है, स्लांट एज होंगे और उसका बेस एक स्क्वायर होगा। दूसरा, फैन से एक रस्सी अगर डायरेक्ट नीचे की तरफ बांध दी जाए उसको हम लोग बोलेंगे इसकी मेन हाइट, इसको ऊंचाई, जो यहाँ पर रेड में आप लोगों को दिखाई गई है। और अगर हम लोग ये जो अपने पास दीवार है, जो 2 कोने हैं फर्श के, उनके बीच का कोई पॉइंट, जो 4 कोने हैं तो 2 कोने हैं, इसके बीच में नीचे जो पॉइंट है उससे रस्सी बांध दी जाए किधर भी, तो इसको बोलेंगे स्लांट हाइट। ये इसके नाम होते हैं। कम से कम ये पहला पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। स्लांट हाइट को मैं हमेशा एल से दिखाऊंगा। स्लांट हाइट जो होगी उसको हम लोग हमेशा देखेंगे एल से, और जो अपने पास मेन हाइट होगी उसको हम लोग देखेंगे एच से। जो मेन हाइट है यहाँ पर, इसको मैं आप लोगों को बताऊंगा हमेशा एच से। ध्यान देना, इसके सबसे पहली बात, इसके कुछ फॉर्मूले, पहले हम लोग फॉर्मूले देखते हैं और उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, और इसका कुछ छोटे मोटे 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये डायग्राम बना लो, ये नाम याद होने चाहिए। सबसे पहले कंप्लीट चीज़ें अगर पढ़नी आप लोगों को तो साथ साथ नोट्स बनाते चलना। जिस टाइप से मैं पढ़ा रहा हूँ किसी भी बुक में या किसी भी नोट्स में आप लोगों को नहीं मिलेगा। ध्यान दो। देखिए, फिर से समझाता हूं एक बार। मैं डायग्राम बनाता हूं, साथ साथ पिछले वाली चीजें बोलते चलूंगा। जैसे ही डायग्राम क्लियर होगा मैं नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को समझाऊंगा। एक अपने पास ट्रायंगल है, मैं एक बार समझा रहा हूं। अगर बेस एक ट्रायंगल आ जाए तो एक अपने पास ट्रायंगल है ए, बी और सी। कुछ लोग इसके फॉर्मूले याद कर लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसके फॉर्मूले याद कर लेते हैं कि रट लेता हूं फॉर्मूले, और फिर क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आ गया, किस्मत अच्छी हुई, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो आराम से कर लोगे। किस्मत खराब, लेकिन हमेशा अच्छी तो होती है नहीं, तो फिर क्वेश्चन अच्छे लेवल का भी आ सकता है। देखो, ये जो मैंने थोड़ी देर पहले ब्लू कलर में दिखाया था आप लोगों के लिए, ये है इसकी स्लांट हाइट, यहां से ये एल। तो ध्यान रखना, ये ए है, ये बी है, और ये पीछे वाली साइड अगर सी है। बेस की बात कर रहा हूँ, बेस एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये वाली साइड ए, ये वाली साइड बी और ये वाली साइड सी। तो ध्यान रखना, ये जो अपने पास इधर वाला पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ कौन सा, ई बी सी, ये जो अगर बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है या बेस एक ट्रायंगल अगर है तो इसके 3 फेस होंगे। ऊपर जो है 3 फलक होंगी, 3 फेस होंगी। एक तो ये ई बी सी होगा, एक ये इधर वाला होगा ई सी ए। एक जो फेस होगा अपने पास ये वाला होगा, और एक पीछे की तरफ होगा जो उसको ब्लैक मान लो पीछे। ये जो ब्लू कलर में इधर वाला, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो अपने पास, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हाफ इंटू ए इंटू एल, हाफ इंटू ए इंटू एल, प्लस ये जो अपने पास ऊपर वाला जो है यहां से यहां तक इधर वाला ई सी ए, इसका क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू बी इंटू एल। और पीछे वाले का जो क्षेत्रफल होगा, पीछे जो ई बी सी, जो पीछे बैक साइड बचा, 2 ब्लू और रेड दिखाई दे रहे हैं, एक बैक साइड जो फलक बचेगा ट्रायंगल जैसा, और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट एल है, उसका भी बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सी इंटू एल। मुझे बताइए तीनों जगह से क्या अपने पास हाफ कॉमन आ रहा है क्या? तो अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, और आपके दिमाग में जहां बैठे हो ये भी आया होगा कि सर एल भी कॉमन आ रहा है। तो ये अपने पास, मुझे बताइए ए प्लस बी प्लस सी, क्या बेस का पेरीमीटर आधार का परिमाप ही है क्या? अगर यहाँ बेस एक स्क्वायर होता, मतलब नीचे 4 साइड अगर होती, ए बी सी डी, नीचे 4 साइड होती तो यहाँ पर 4 फेस होते, फिर हाफ डी इंटू एल होता, तो फिर आ जाता ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। नीचे 5 साइड होती तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 6 साइड होती तो ई तक आ जाता। तो क्या हम लोग, हमें नहीं पता बेस क्या आने वाला है, तो ए बी सी आधार का परिमाप है। डी तक होता तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होता, तो वो भी आधार का परिमाप होता। तो जो ऊपर वाले 3 फलक हैं, जो 3 फेस जो हैं, या स्क्वायर होगा तो ऊपर 4 फेस होंगे, अगर हेक्सागन होगा तो ऊपर 6 फलक होंगी। ये जो अपने पास है इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया, इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। जैसे मैंने आप लोगों को सिलेंडर पढ़ाया था, और सिलेंडर में मैंने आप लोगों को कहा था कि अपने पास सिलेंडर का जो अपने पास कर्ड सरफेस एरिया था, सिलेंडर को मैंने पूरा मोड़कर आप लोगों को दिखाया था, याद होगा। ध्यान रखना, उसमें जो लेटरल सरफेस एरिया, उसमें जो हम लोग कर्ड सरफेस एरिया बोल रहे थे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहे थे, वहाँ यहाँ नाम होकर चेंज होकर लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है, और उसको लिखते हैं हम लोग 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, क्योंकि हमें नहीं पता कि बेस क्या आने वाला है। पेरीमीटर ऑफ बेस
डायग्राम में हटा देता हूँ, डायग्राम आप लोगों ने बना लिया होगा। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू इसकी स्लांट हाइट, एल जो है यहाँ पर मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, एल जो है वो है इसकी स्लांट हाइट। दोनों लैंग्वेज में मैं साथ लेकर चलूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हिंदी मीडियम वाले लिख लेना 1/2 आधार का परिमाप इनटू तिर्यक ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। मुझे बताइए इसमें कितने फेस हैं। अगर बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मुझे बताओ कितने बेस हैं। एक तो ऊपर की तरफ 3 बेस, 3 फलक हैं, फेस हैं, और नीचे की तरफ एक बेस है। अगर बेस नीचे एक स्क्वायर होगा तो ऊपर 4 तो फलक होंगे, फेस होंगे उसके ऊपर 4, नीचे एक अपने पास आधार यहाँ पर एक ही है। जैसे प्रिज्म में आधार 2 थे, एक तो नीचे था एक ऊपर था, यहाँ पर सिर्फ एक आधार है। तो अगर ऊपर वाले 3 फलक के क्षेत्रफल में अगर LSA में जो लेटरल सरफेस एरिया अभी भी आप लोगों ने निकाला है, अगर लेटरल सरफेस एरिया में हम लोग एरिया ऑफ बेस, लेटरल सरफेस एरिया में अगर हम लोग एरिया ऑफ बेस ऐड कर दें तो अपने पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। हिंदी मीडियम वाले लिख लेना पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस अपने पास प्लस LSA, तो ये अपने पास आ जाएगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। ये चीज़ें आप लोगों ने लिख ली होंगी, बोर्ड पर थोड़ी सी जगह कम है तो मैं इनको मिटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, मार्क डस्टर यूज करता है। इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, इसके वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला, इसके वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला होगा आधार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। आधार का क्षेत्र अपने पास वॉल्यूम में आयतन का फॉर्मूला होता है, हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। यहाँ स्लांट हाइट नहीं होता, ध्यान रखना। जो इसकी मेन हाइट रेड कलर में मैंने शुरुआत में लिखवाई थी वो मेन हाइट होती है। ये 3 फॉर्मूले आपके लिए, वॉल्यूम का, लेटरल सरफेस एरिया का और टोटल सरफेस एरिया का, 3 फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो याद होना ही चाहिए। मैं बार बार ये एरिया ऑफ बेस क्यों लिखवा रहा हूँ, मैं बार बार ये पेरीमीटर ऑफ बेस क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि बेस क्या आने वाला है। बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, बेस हेक्सागन भी हो सकता है, बेस कुछ भी हो सकता है। तो जो बेस आए, आपको लगे कि बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर लिख देना। आप लोगों को लगे कि बेस एक हेक्सागन है तो 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूं। अगर अपने पास इस प्रकार से है, बेस अगर एक स्क्वायर है तो स्क्वायर के जो एरिया होता है अपने पास साइड स्क्वायर, वो आप लोग लिख देना। अब बेस अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आ गया तो उससे रिलेटेड अपने पास 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। वो दोनों अगर आपके माइंड में फिट हैं, सही समझ में आ रहे हैं, तो आप लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। वो अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आनी है। उनको समझिए, समझाता हूं, देखो। पहले मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आपके सामने आ जाए, और सबसे अच्छा क्वेश्चन SSC अगर बनाएगा इसमें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही। बाकी इस चैनल पर तो मैं आप लोगों को स्क्वायर आ जाए, हेक्सागन आ जाए, ऑक्टागन आ जाए, पैरेललोग्राम आ जाए, रोम्बस आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो सारी आकृतियां मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन अभी हम लोग एक बार समझ रहे हैं, और इनके सभी को अलग अलग जब आप लोग पढ़ोगे अच्छे से तो सारे पॉइंट्स आपको सही से क्लियर हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। देखो ध्यान देना, ये बेस अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान बोर्ड पर रखिए आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से ये कोई पॉइंट E है, यहाँ से E से B को, E से A को या E से C को मिला दिया जाए तो बताओ इनका क्या नाम होता है। मैं कम से कम 4 या 5 बार आप लोगों को बता चुका हूँ, तो अब आपके नाम याद होना शुरू हो जाना चाहिए। जैसे ही मैं बोलता हूँ इनका क्या नाम होता है, तो जहाँ भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, जहाँ भी आप लोग बैठे हो, आपके आवाज़ आनी चाहिए कि सर ये स्लांट एज होगा। अगर ऐसे मेरे साथ बातें करके, एक दूसरे से बातें करके नहीं, वो तो मैं क्लास में भी नहीं करने देता। ध्यान रखना, अगर मेरे साथ ऐसे बातें करके पढ़ोगे तो ये चीज़ें याद भी होंगी, आसानी से समझ में भी आएगा, प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो ध्यान रखना, E से B तक, E से C तक और E से A तक क्या है, स्लांट एज है, तिर्यक कोर है। और अगर हम लोग यहाँ से इसको मिला दें, बेस ध्यान रखना ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ से इसको अगर मिला दें, नॉर्मली इसका जो नाम, जो ब्लू कलर में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसका नाम हम लोग दे लेते हैं यहाँ पर D।
और ये जो मेन हाइट यहाँ पर आकर मिले, बेस यहाँ पर इस प्रकार से है, और मेन हाइट को अगर हम लोग रेड कलर में दिखाएं, यहाँ से यहाँ तक मेन हाइट को यहाँ से मैं रेड कलर में अगर दिखाऊं तो एक बार कोशिश करना सभी लोग समझने की। मैंने कहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं बहुत। ये अपने पास स्लांट हाइट है और ये अपने पास इसकी मेन हाइट है। ध्यान देना, मेन हाइट जो बेस पर आकर इस प्रकार से अगर मैं बताऊं आप लोगों को, यहाँ पर ये ट्रायंगल है ए बी और सी, रेड में ही बना दिया कोई बात नहीं, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये इसका ग्रेविटी सेंटर है यहाँ पर जी, और ये अपने पास पॉइंट है ई। तो जो हाइट होगी यहाँ पर इस प्रकार से मार्कर है, ये जो हाइट होगी इस प्रकार से, तो ये 90 डिग्री का कोण। और ध्यान रखना इसके अंदर जो एक कोण बनता है यहाँ से यहाँ तक, ये जो ट्रायंगल बनता है अंदर, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है ये वाला। कौन सा ट्रायंगल? ई जी डी, अंदर यहाँ से पॉइंट ई जी और डी, ई जी और डी, ये जो पॉइंट बनता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। और राइट एंगल ट्रायंगल जब बनता है तो राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला होगा, अगर आप लोग एच स्क्वायर में 90 डिग्री के सामने कर्ण है, अगर एच स्क्वायर में डी जी का स्क्वायर प्लस करोगे, अगर आप लोग एच स्क्वायर में डी जी का स्क्वायर अगर प्लस करोगे तो अपने पास स्लांट हाइट का स्क्वायर आ जाएगा, एल का स्क्वायर आ जाएगा। पहला फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग याद रखना। बेस अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आ जाए और उस पर बेस्ड ऐसा सी बहुत अच्छे क्वेश्चन अगर पूछे तो इससे रिलेटेड 2 पॉइंट्स आप लोग याद रखना। देखो, अगर हम लोग हाइट के स्क्वायर में डी जी का स्क्वायर प्लस कर दें तो स्लांट हाइट का स्क्वायर आएगा, और इधर भी ये कोण 90 डिग्री होगा। और मुझे बताओ, हाइट के स्क्वायर में जी ए का स्क्वायर प्लस कर दें तो ई ए का स्क्वायर और क्या स्लांट एज का स्क्वायर आ जाएगा क्या। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, हाइट के स्क्वायर में उधर वाला अगर जी ए का स्क्वायर, जी से ए तक का स्क्वायर अगर प्लस कर दें तो ये अपने पास स्लांट एज का स्क्वायर आ जाएगा, तिर्यक किनारे का स्क्वायर आ जाएगा, तिर्यक कोर का स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 फॉर्मूले तो ये ध्यान रखना है अगर बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? फिर समझाता हूं अगर किसी के कम समझ में आया। ये इधर कोण 90 डिग्री बनता है, ये कोण 90 है, तो डी जी के स्क्वायर में एच का स्क्वायर प्लस करोगे तो एल स्क्वायर, और अगर एच स्क्वायर में जी ए का स्क्वायर प्लस करोगे तो स्लांट एच का स्क्वायर आ जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखना, पहला पॉइंट। दूसरा, आप लोग एक पॉइंट ये ध्यान रखना, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो इधर ध्यान दो बोर्ड पर और मार्कर से, ताकि आपको 3D में पूरा क्लियर हो, मैं मार्कर से समझाता हूँ। क्लास में भी मैं स्टूडेंट्स को ऐसे ही समझाता हूँ, जैसे आप लोगों को समझा रहा हूँ ऐसे ही क्लास में भी मैं समझाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जो चैनल देख रहे हैं वो मुझसे पढ़े हुए भी होंगे, आप लोगों को ये चीज़ें याद होंगी। ये जो पॉइंट अपने पास बी से सी, ये वाला जो पॉइंट है ये मार्कर बी से सी है, इसके सामने डी ए है। अगर ये सामने डी ई हो, ये डी ए है, डी रेड वाला मार्कर जो है अपने पास ऐसे अपने पास इस प्रकार से, ये यहाँ से यहाँ तक हाइट है। मुझे बताइए ये इस प्रकार से मार्कर आगे की तरफ झुका हुआ है तो क्या डी ए के साथ यहाँ पर कोण 90 इधर वाला है, क्या ये कोण 90 डिग्री और होगा क्या? एक ट्रायंगल में 2 कोण 90 हो ही नहीं सकते। ये यहाँ पर इस सामने वाले के साथ तो 90 डिग्री, रेड वाला मार्कर डी ई है, ये अपने पास डी ए है, ये सामने वाले के साथ तो 90 डिग्री का कोण नहीं बना सकता। लेकिन डी ए को अगर मैं हटा दूं सामने से, ये बी सी अगर बचा अपने पास, ये बी सी बचा, ये अपने पास ई डी है, तो मुझे बताइए इसको कितना भी झुका लो, साथ वाले के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये जो ब्लू वाली जो लाइन यहाँ पर ब्लैक वाले के साथ आकर आ रही है, सामने ब्लू और ब्लू नहीं, ये जो ब्लू वाली लाइन यहाँ पर इसको आ रही है, तो ये कोण अपने पास 90 डिग्री बनता है। और ये मिड पॉइंट है, ये साइड का आधा है, बेस की जो साइड है उसका आधा है डी से सी तक। तो ध्यान रखना, एल के स्क्वायर में अगर साइड बाई 2 का स्क्वायर, एल के स्क्वायर में अगर साइड बाई 2 का स्क्वायर आप लोग प्लस करोगे तो ये अपने पास स्लांट एज का स्क्वायर आ जाएगा। स्लांट एज का स्क्वायर निकालने के 2 तरीके हैं, हाइट आ जाए तो कैसे निकालोगे और स्लांट हाइट आ जाए तो कैसे निकालोगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप लोग याद रखना। 3 फॉर्मूले जो बेसिक हैं वो तो हर में ही लग जाएंगे। एल एस ए 1/2 आधार का परिमाप इंटू स्लांट हाइट, टोटल सरफेस एरिया LSA में आधार का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, उसके साथ 1/3 से मैंने इंटू एरिया का वॉल्यूम का फॉर्मूला फिर लिख देता हूँ, कहीं गलती अगर हो गई है मुझसे तो फिर चेक कर लेना। 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला। 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे, उसके अलावा 3 फॉर्मूले ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हैं। हाइट का स्क्वायर बराबर डी जी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, एच स्क्वायर में
अगर DG का स्क्वायर प्लस करोगे तो L का स्क्वायर, और उधर वाला स्क्वायर प्लस करोगे तो स्लांट एज का स्क्वायर, और स्लांट हाइट के स्क्वायर में साइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस करोगे। मैं बनाकर आप लोगों के लिए दिखा देता हूँ इस प्रकार से एक डायग्राम, और इस लाइन के लिए ये जो ब्लू वाला है ना, इसके लिए मैं बनाकर बता देता हूँ। और इन पॉइंट्स को आपको समझना ही पड़ेगा अगर आप लोगों को पिरामिड अच्छे से पढ़ना है तो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान भी है आप लोगों के लिए। अगर एक बार समझ में आ गया, एक बार माइंड में सेट हो गया, और फिर आप लोग इसको आसानी से सोल्व कर लोगे। ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट यहाँ से अपने पास ई है, और ये जो इसको ब्लू से मैं आपको लिए दिखाता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक ये साइड बाय 2। तो ध्यान रखना, स्लांट हाइट जो आकर मिलती है अपने साथ वाले के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इधर भी ये कोण जो होता है वो 90 डिग्री का कोण होता है। इस ट्रायंगल EDC में, ये ट्रायंगल EDC की बात हुई, ट्रायंगल EDC में इस प्रकार से अपने पास ये होता है। और ऊपर वाले ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये ट्रायंगल था EGD, ये तो ऊपर वाला जो पॉइंट था ये तो ट्रायंगल EGD के लिए था, और नीचे वाला ये जो पॉइंट है वो ट्रायंगल EGA के लिए है। जस्ट पहले वाला डायग्राम आप लोग देख सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, ये मैंने समझा दिया है, मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। एक पॉइंट ध्यान रखना आप लोग, जो हाइट आकर मिलती है, जो रेड कलर में मैंने थोड़ी देर पहले समझाई थी, जो हाइट यहाँ पर आकर मिलती है वो हमेशा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हुआ तो ग्रेविटी सेंटर G पर आकर मिलेगी। और ध्यान रखना, ग्रेविटी सेंटर G पर आकर मिलेगी तो हाइट के स्क्वायर में GA का स्क्वायर प्लस करोगे तो स्लांट एज का स्क्वायर, जो फॉर्मूला लिखवा दिए हैं दो। ये ध्यान रखना, DG का जो फॉर्मूला है, DG निकालने का इंपॉर्टेंट है ये भी, DG निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड अपॉन 2√3, और GA निकालने का जो फॉर्मूला होता है उधर वाली साइड G से A तक, G से A तक, यहां से यहां तक, ये निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड अपॉन √3। क्यों? ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में वही तो ग्रेविटी सेंटर होता है। ये मैं आपको ज्योमेट्री में पढ़ा चुका हूँ। ये वीडियो देखने से पहले मेरे जो ज्योमेट्री के वीडियो हैं उनको कंप्लीट देखिए, उनसे बहुत सारी चीज़ें आपको खुद ही समझ में आएंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में बेस में यही तो इन सेंटर होगा, यही ग्रेविटी सेंटर होगा, यही सेंटर, सारी चीज़ें एक ही होते हैं, चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं, ऐसा मैंने लिखवाया है। तो चारों सेंटर्स अगर एक ही जगह होते हैं तो यहाँ से अंदर से सर्किल खींच सकते हैं, तो इन सेंटर भी यही है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला मैं ट्रायंगल में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है साइड अपॉन 2√3, और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है साइड अपॉन √3। तो आइए इस पर बेस्ड मैंने आपको बेसिक समझाया पूरा का पूरा, और इस बेसिक को आगे वाले क्वेश्चंस करने से पहले इन बेसिक को शुरुआत से एक बार वापस देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इनको आप लोग वापस देखिए, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो आइए इसके बाद हम लोग कुछ इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, ताकि आपकी थ्योरी जो मैंने पढ़ाई है वो कंप्लीट हो। कैसे? ध्यान दीजिए। आसान क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन एकदम आसान, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो थ्योरी पढ़ाई है आप लोगों को, इसको 2-3 बार पढ़ो। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, किसी भी बुक में या किसी भी नोट्स में या कोई भी आप लोगों को इस टाइप से नहीं पढ़ाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने खुद ने तैयार की हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार करना। देखिए अपने पास इस प्रकार से मान लो एक क्वेश्चन, एक आसान सा क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। एक लंब पिरामिड का आधार, एक अपने पास पिरामिड है जिसका बेस है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी अपने पास बेस की भुजाएं 6 दी हुई हैं, और इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए अगर हाइट 12 है तो। आसान सा क्वेश्चन, एकदम आसान, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। इस प्रकार से देखिए आप लोग, इस प्रकार से इसने कहा है कि बेस अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैं आसान समझा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ से यहाँ तक इसकी बेस की साइड दी हुई है 12, और इसने जो इसकी मेन हाइट, स्लांट हाइट की बात नहीं कर रहा, मेन हाइट जो इसने दी हुई है, ऊंचाई जो दी हुई है, मेन हाइट जो हम लोगों को दी हुई है वो दी हुई है यहाँ से यहाँ तक, जिसको हम लोग डी से ई से जी तक, ये जी पॉइंट, और ये अपने पास दिया हुआ है 6। एकदम आसान नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े हम लोग।
क्योंकि शुरुआत हम लोग एकदम आसान से करते हैं। तो आधार 12 सेंटीमीटर भुजा का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाइट दी हुई है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है अपने पास, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 गुना कर देंगे 6 से। तो अपने पास 4 × 3 12, 12 से कट जाएगा 12 बार, और इसको अपने पास 72√3 सेंटीमीटर क्यूब ये अपने पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस प्रकार से आसान क्वेश्चंस अपने सामने आते हैं। और क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, तो देखिए एक आसान क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ आप लोगों को, एकदम आसान सा क्वेश्चन। अपने पास इस प्रकार से दिया हुआ है, आधार की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 है और तिरछी ऊंचाई 5 है, स्लांट बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अभी क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल के ही करवा रहा हूँ। बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो अपने पास 4 दिया हुआ है, जिसकी साइड और स्लांट हाइट 5 दी हुई है, और हम लोगों से वॉल्यूम पूछा गया है। देखो कोशिश करना समझने की। बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले ही क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ। ए, बी और सी, बेस 5 है और अपने पास तिरछी जो ऊंचाई है वो मान लीजिए, बेस तो अपने पास दिया हुआ है 5, बेस दिया हुआ है 4, बेस हमें दिया हुआ है 4, और हमें तिरछी जो ऊंचाई दी हुई है वो दी हुई है 5 यहाँ से यहाँ तक, जिसको मैं बार बार ब्लू से दिखा रहा हूँ, और इसका वॉल्यूम पूछा है। देखो मुझे ये बताइए, तिरछी ऊंचाई देने के बाद अगर आपसे लेटरल सरफेस एरिया पूछता तो क्या आप लोग कर लेते? क्या टोटल सरफेस एरिया पूछता, लेटरल सरफेस एरिया पूछता, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई 1/2 आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई कर लेते क्या? टोटल सरफेस एरिया में आधार का क्षेत्रफल और ऐड कर देना। मैं वॉल्यूम अगर पूछ रहा हूं तो ध्यान रखना, वॉल्यूम के लिए हमेशा और हमेशा हाइट चाहिए, और हाइट निकालने के लिए डीजी चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा ये मैं समझा चुका हूँ, 1/3 एरिया ऑफ बेस। एरिया क्या, बेस क्या है पहले ये चेक करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इंटू मेन हाइट होता है, ध्यान रखना। और हमेशा याद रखना, कभी भी मेन हाइट अगर आपको निकालनी है तो आपको डीजी की जरूरत पड़ेगी। मेन हाइट अगर कभी भी आपको निकालनी है तो आपको डीजी की जरूरत पड़ेगी। और डीजी निकालने का फॉर्मूला मैं आपको पिछली बार बता चुका हूँ। डीजी निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो साइड अपॉन 2√3, डीजी निकालने का फॉर्मूला साइड अपॉन 2√3, तो ये आ गया अपने पास 2/√3। और मुझे ये बताइए 5 के स्क्वायर में से डीजी का, दो फॉर्मूले पहले बेसिक में समझा चुका हूँ। 5 के स्क्वायर 25 में से माइनस करोगे इसका स्क्वायर 4/3, तो ये अपने पास आ जाएगा 75। तो 71/3 ये आप लोग हाइट की जगह जो आप लोग रख सकते हो। 4 से कट गया 4 बार, तो 1/3 इंटू √3 इंटू 4, और हाइट की जगह √71/√3 सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ गया 4/3 इंटू √71, ये अपना आंसर है। तो हमेशा हमें जब भी वॉल्यूम चाहिएगा तो हाइट चाहिएगी, और हाइट अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो डीजी की जरूरत पड़ेगी, और डीजी निकालने का फॉर्मूला साइड अपॉन 2√3। क्वेश्चंस करने से पहले आप लोग बेसिक को 2 या 3 बार करो, जिससे आप लोगों को ज़्यादा और आसानी से समझ में आए। एक क्वेश्चन और समझाता हूँ। एक क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से है कि एक पिरामिड का आधार जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंड विच लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल्स टू 10√3 एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड इज 270√3। देखो मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, आप लोगों को लगेगा कि सर क्वेश्चन हम लोग कहाँ से लें। मैं उस क्वेश्चन को जैसे ही बोल रहा हूँ वो अपने आप में लिख देता हूँ। इसने हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो हम लोगों को दिया हुआ है, वो इस प्रकार से दिया हुआ है कि बेस एक इक्विलेटरल जो दिया हुआ है वो चीजें मैं बता रहा हूं। बेस एक समबाहु त्रिभुज है, दूसरा दिया हुआ है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 10√3, हिंदी में भी बोल देता हूं आधार समबाहु त्रिभुज, साइड दी हुई है, और इसका टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है हम लोगों को 270√3। जो गिवन है क्वेश्चन में वो मैं एक बार आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, और हम लोगों से पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम, आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो अब क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं डायग्राम बनाता हूं और आपके लिए करने की कोशिश करता हूं, समझना। इस प्रकार से अपने पास A,
बी सी, जिसकी साइड दी हुई है 10√3। इस क्वेश्चन को समझना सभी लोग। टोटल सरफेस एरिया, ये इसकी स्लांट हाइट L मान लीजिए। टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ था, तो हमेशा मेंसुरेशन में आपको पता होगा, इतने दिन हो गए मुझे पढ़ाते हुए, टोटल सरफेस एरिया के लिए जो भी दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है तो फॉर्मूला भी टोटल सरफेस एरिया का ही हमें लगाना है। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा अपने पास, टोटल सरफेस एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, 1/2। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 1/2, आधार का परिमाप 10 साइड है तो 10 × 10 × 10 10 30√3 इंटू स्लांट हाइट प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। 10 का जो स्क्वायर होगा यहाँ पर वो तो होगा अपने पास 100 और √3 का स्क्वायर होगा 3 बराबर टोटल सरफेस एरिया जो आ गया 270√3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करना सभी लोग समझने की। हो सकता है आपको आसानी से समझ में आ जाए अगर आपने इसका बेसिक ठीक ठाक पढ़ा है तो यहां पर अपने पास 4 से कट गया 25 बार, 2 से कट गया 15 बार। सोल्व कर रहा हूं आपके लिए, आप लोग जैसे चाहो वैसे सोल्व कर लेना। √3L, ये 75√3 उधर जाके माइनस होगा इसमें से तो 195√3 बचेगा। √3 से √3 कट जाएगा और L की जो वैल्यू आएगी 15 से 1 बार और 3 बार, L का मान यहाँ पर आ गया है 13। ये E मान लो, ये D मान लो आप लोग, और L अपने पास 13 आ गया है। मैं पहले ही आप लोगों को 2 या 3 बार बता चुका हूँ, मैं आप लोगों को 2 या 3 बार बता चुका हूं कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होगा, 3 बार बता चुका हूं। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये बार बार √3/4 साइड स्क्वायर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आधार जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मैं ट्रायंगल में आप लोगों को समझा चुका हूं। तो ये अपने पास होता है 1/3 √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। 10 का स्क्वायर अपने पास 100 है, √3 का स्क्वायर 3 इंटू मेन हाइट होता है, इसकी स्लांट हाइट नहीं होता, ये ध्यान रखना। और मैं जैसे आप लोगों को 2 या 3 बार बता चुका हूं, मैं आप लोगों को पीछे 2 या 3 बार बता चुका हूं कि इस प्रकार से अगर यहां से यहां तक ग्रेविटी सेंटर G पर आकर मिलेगी इसकी मेन हाइट, और ये बार बार देखोगे, पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इनको अगर बार बार देखोगे तो ये चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से सेट होंगी। मैंने कहा है कभी भी अगर आपको हाइट निकालनी है, स्लांट हाइट तो आ गई आपके पास, अगर आपको हाइट निकालनी है तो आपको DG की ज़रूरत पड़ेगी। और मुझे बताओ DG का मान क्या बता चुका हूँ, बोलो तो। DG का मान मैं आपको बता चुका हूँ, साइड ये है अपॉन 2√3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। DG का मान 5 है। मुझे बताओ 13 के स्क्वायर में से DG की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या 12 का स्क्वायर आ जाएगा क्या? ट्रिपलेट्स याद होंगे, 5, 12, 13, तो 13 के स्क्वायर में से 169 में से 25 अगर माइनस करोगे तो अपने पास बचेगा 144 और 144 का रूट होगा 12। तो यहाँ पर H की जगह आप लोग सोल्व करके H की जगह आप लोग 12 रख सकते हो। H का मान 12, तो 4 × 3 12 से 12 कट गया, और क्या अपना आंसर 300√3 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है क्या? तो ये जो था अपने पास इस प्रकार से क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने सोल्व किया और ये अपना आंसर आ गया। तो आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस मैं और करवाऊंगा, जब जब बेस हेक्सागन आ गया, बेस अगर अपने पास स्क्वायर आ गया, रेक्टेंगल आ गया, उन पर बेस्ड क्वेश्चन चारों के एक साथ भी करवाऊंगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी की चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में नेक्स्ट लेसन में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बेस अगर एक स्क्वायर आ जाए तो उस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सोल्व करोगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। इस पर बेस्ड और भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये तो थ्योरी क्लियर करवाने के लिए मैं ऐसे आपको नॉर्मल क्वेश्चंस करवा देता हूँ, और अच्छे क्वेश्चंस बाद में मैं करवाने वाला हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।